नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है सैलिवरी ग्लैंड या फिर लार ग्रंथियां। आज की टॉपिक में हम समझेंगे कि लार ग्रंथियां क्या होती हैं या सैलिवरी ग्लैंड क्या होती है, ये हमारे शरीर में किस जगह उपस्थित होती हैं और इनका बेसिकली काम क्या होता है। जिन्होंने बायो पढ़ा है, जो बायो के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा, उन्होंने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा इसके बारे में। जो नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, हम आगे बताएंगे। तो पहले हम बात करते हैं लार क्या होता है। अगर हम बात करें लार के बारे में तो हमारे शरीर में या हमारे मुंह में, शरीर में नहीं, मुंह में, हमारे मुंह को गीला रखने के लिए एक स्पेशल टाइप के द्रव का सिक्रीशन लगातार होता रहता है, जिसे हम लार कहते हैं। इस लार का काम होता है कि हमारे जब हम खाना खा रहे हों तब सुविधा प्रदान करें ताकि आराम से हम खाना अंदर ले जा सके, और साथ ही साथ जब बोल रहे हों तब भी ये अंदर के माहौल को मतलब कि गीला रखे, या अंदर का जो कैविटी, हमारी जो ओरल कैविटी है या जो मेरा मुंह आपको दिख रहा होगा, उसमें ये लार पूरी तरह से लगा होता है ताकि हमारी जो जीभ है प्रॉपर ढंग से काम कर सके। तो बेसिकली जो लार होता है, जिन ग्रंथियों से या जहाँ से सिक्रीट होता है उसे हम लार ग्रंथियाँ कहते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रंथियाँ क्या होती हैं। मैं पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर लूँ फिर यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ग्रंथियों के बारे में अगर हम बात करें तो ग्रंथि का मतलब हिंदी में मतलब होता है गांठ। गांठ आपने देखा होगा, किसी रस्सी में आप ऐसे गांठ बांध दीजिए तो एक मोटी सी एक स्ट्रक्चर बन जाता है ना, हल्का सा गोल जैसा। या आपने अखरोट खाया होगा, अखरोट का जो स्ट्रक्चर होता है वो गांठ जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसी ही आकृति हमारे शरीर में जगह जगह पे पाई जाती है, उसी को बेसिकली हम ग्रंथि कहते हैं। अब ग्रंथियों के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भी समझ लें कि ग्रंथियाँ कितने तरह की होती हैं। अगर बात आती है ग्रंथियों के टाइप की तो ग्रंथियाँ दो तरह की होती हैं, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड और दूसरी होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, या एंडोक्राइन ग्रंथि और एक्सोक्राइन ग्रंथि। एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अगर हम बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। अभी आगे हम पढ़ेंगे हार्मोन का सिक्रीशन किस तरह से होता है। तो जितनी भी ग्रंथियाँ हमारे शरीर में हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, और जो ग्रंथियां हार्मोन का सिक्रीशन ना करके किसी एंजाइम का सिक्रीशन या किसी प्रकार के जूस का सिक्रीशन करती हैं हमारे शरीर में, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, या शरीर के अंदर चाहे वो शरीर के बाहर हो रही। जैसे हमारी जो पसीना है, पसीने के लिए भी ग्रंथियां होती हैं जो पसीना सिक्रीट करती हैं, पसीने का उत्सर्जन करती हैं। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। क्यों? क्योंकि पसीना कोई हार्मोन नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी हार्मोन सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स होंगी वो एंडोक्राइन में आएंगी, और जो भी हार्मोन ना सिक्रीट करती हैं, एंजाइम सिक्रीट करती हैं, किसी तरह का जूस, किसी तरह का द्रव सिक्रीट करती हैं, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आएंगी। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो अपने हार्मोन का सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में यानी कि ब्लड वेसल में करती हैं, जबकि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो अपना जो सिक्रीशन है, अपना जो उत्सर्जन जो उन्होंने बनाया है उसका सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में ना करके एक पाइप जैसे आकृति की मदद लेती हैं, उन्हें हम डक्ट कहते हैं। तो यहाँ हमने दो बातें सीख ली कि एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड ये दो टाइप्स होती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं पाए जाते हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट पाए जाते हैं। अब यहाँ ये समझते हैं। ये आपको दिख रहे होंगे तीन आकृतियाँ लाल रंग में मैंने बनाई हुई है। ये पूरा स्कल का स्ट्रक्चर है, मतलब ये हमारा फेस है। फेस के अंदर की स्किन, अगर बाहर की स्किन हटा दी जाए तो ये वाला शेप दिखता है। मैंने आई सॉकेट बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो इसमें मैंने तीन जगहों पे लाल रंग में ग्रंथियों को दिखाया है। बेसिकली यही हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, 1, 2 और 3। यानी कि ये आपको दिख रहा होगा, ये हमारे कान के हिस्से के पास में आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे अगर हम कान मान लेते हैं, ये स्कल है तो यहाँ पे कान होता है साइड में हमारे। अगर राइट साइड का हिस्सा मान लें तो राइट साइड में इस जगह पे, ये कान के जस्ट नीचे, यहाँ पे मेरे फेस में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ग्रंथि होती है बड़ी सी, है ना। बेसिकली तीनों ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि यही होती है लार बनाने वाली। इसको बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं। हमारे शरीर में या हमारे मुंह में लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड। यहाँ हमने एक बात सीख ली। दूसरी बात ये कि ये जो ग्रंथि है, ठीक है, ये अकेली नहीं पाई जाती, ये पेयर से पाई जाती। पेयर से यानी कि जोड़े में पाई जाती, यानी कि इसकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी, एक दाहिने साइड में और एक बाएं साइड में। तो ये दोनों साइड में ऐसे ही इस जैसा स्ट्रक्चर हमारे कान के नीचे यहाँ पे और इस कान के नीचे यहाँ पे लगा हुआ होता है। ये लार ग्रंथि सबसे बड़ी और सबसे पहली लार ग्रंथि हमारी है पैरोटिड ग्लैंड। अब दूसरी ग्रंथि के बारे में बात करते हैं। इसके साइज के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में भी बताएंगे। दूसरी ग्रंथि के बारे में बात करें तो इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? सब मैंडिबुलर ग्लैंड।
ये जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड है वो हमारे यहाँ पाई जाती है। ये जो हमारा नीचे वाले जो जॉ है ना, जो टीथ के नीचे वाला जो जॉ है या जो हिल रहा है, यहाँ पे पाई जाती है, मतलब अंदर के साइड में यहाँ पे पाई जाती हैं। इसकी विशेषता मैंने बताई थी कि ये 2 होती हैं। इसकी विशेषता भी यही है कि ये भी 2 होती है, यानी कि ये भी पेयर से पाई जाती है, एक इधर साइड में और एक इधर साइड में, यानी कि एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। अब इसको मैंडिबुलर क्यों बोलते हैं? सब मैंडिबुलर बोलने के पीछे रीजन ये है कि आपको यहाँ पे टीथ जैसे आकृति दिख रही है, टीथ के नीचे वाला जो हिस्सा है वो है जॉ बोन। जॉ बोन को जब हम बोन पढ़ेंगे वहां हम समझेंगे, जब हम बोन पढ़ेंगे वहां पे हम समझेंगे बोन के बारे में सारी चीजें। तो ये जो जॉ बोन होती है उसको बोलते हैं मैंडिबल। इसको बोलते हैं क्या? मैंडिबल। यहां मैं लिख दूं मैंडिबल बोन, ठीक है, इसको बोलते हैं मैंडिबल बोन बोलते हैं। तो ये जो ग्रंथि है वो मैंडिबल बोन के नीचे, यानी कि मैंडिबल बोन है, मैंडिबल बोन के नीचे, यानी कि इसी के अंदर सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होगा, उसके अंदर ये ग्रंथि पाई जाती है, इसीलिए बोलते हैं सब मैंडिबुलर। सब का मतलब होता है नीचे, मैंडिबल के नीचे है, इसलिए इसको बोलेंगे सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये हमारी होती है दूसरे टाइप की सैलिवरी ग्लैंड। ये कितने पेयर में पाई जाती है? 2 पेयर से पाई, मतलब 1 पेयर में पाई जाती है, यानी कि इसकी संख्या कितनी होगी? 2 होगी, एक इधर साइड में और एक इधर साइड में, ठीक है। अब तीसरी ग्रंथि के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरी ग्रंथि आपको यहाँ पे दिख रही होगी लाल रंग के स्ट्रक्चर में, इसको बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको मिटा दूं मैं, इसको बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। जब मैंने टंग पढ़ाया था वहाँ मैंने बताया था, जिन्होंने नहीं देखा वो जाके प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ वीडियो आप देख सकते हैं। जब मैंने लिंगुअल जब मैंने टंग पढ़ाया था तो मैंने वहाँ बताया था कि टंग को लिंगुआ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लिंगुआ बोलते हैं, लिंगुआ भी बोलते हैं। मैंने अभी बताया कि सब का मतलब होता है नीचे, ठीक है, सब का मतलब क्या होता है? नीचे। और मैंने यहां बताया था मैंडिबुलर बताया था, तो ये सब मैंडिबुलर होगी, मैंडिबुलर के नीचे यानी कि ये सब मैंडिबुलर हो गई। ऐसे ही सब का मतलब हुआ नीचे, और लिंगुअल मैंने बताया कि जीव को लिंगुआ कहते हैं, इसलिए ये जो ग्लैंड है, ये जो आपको ग्लैंड यहाँ पे दिख रही है वो किसके नीचे? यहाँ पे जीव, यहाँ पे कहीं आपको ये मान लीजिए मैं बना देता हूँ जीव का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस जीभ के जस्ट नीचे उपस्थित होती है ये ग्लैंड, इसीलिए बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। इतनी बात क्लियर हो गई आपको? यानी कि हमने यहाँ समझ लिया कि ये जो ग्लैंड है, पहली ग्लैंड पैरोटिड ग्लैंड बोलते हैं इसको। पैरोटिड ग्लैंड की साइज बड़ी होती है, साथ ही साथ ये 2 एक पेयर में पाई जाती है, मतलब इसकी संख्या 2 होती है। उसके नीचे हम जब आएंगे उस सेकंड नंबर की ग्लैंड पे, तो ये इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। इनकी संख्या भी 2 होती है, एक दाहिने तरफ और एक बाईं तरफ। ये मैंडिबल बोन के अंदर पाई जाती है, इसीलिए इसको बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तीसरी जो ग्लैंड है वो होती है हमारी सब लिंगुअल ग्लैंड। रीजन क्या है सब लिंगुअल कहने के पीछे? लिंगुआ यानी कि जीभ, जीभ के जस्ट नीचे पाई जाती है, इसको बोलते, इसीलिए इसको बोलते हैं सब लिंगुअल ग्लैंड। इसके बारे में विशेषता ये है कि ये सिंगल होती है, ये 2 नहीं होती, ये एक होती है। तो यहाँ हमने 2 चीजें सीख ली कि पैरोटिड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड दोनों ही 2-2 की संख्या में पाई जाती है, जबकि सब लिंगुअल ग्लैंड एक उसकी संख्या 1 होती है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। मेरी थोड़ी सर्दी हुई तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। आप समझिए, मैंने बताया कि ये जो सैलिवरी ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड को अपना सिक्रीशन, ये हार्मोन का सिक्रीशन तो करेंगे नहीं, जो भी सिक्रीट करेंगे, जो भी कुछ बनाएंगे अपने अंदर, उसको सिक्रीट करने के लिए उनको एक पाइप जैसी आकृति की जरूरत पड़ेगी, उसको बोलते हैं डक्ट। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ग्रीन कलर में यहाँ एक जाता हुआ दिख रहा होगा आपको, और यहाँ पे एक छोटे छोटे ग्रीन कलर में दिख रहे होंगे। तो बेसिकली यही है डक्ट्स। अच्छा, यहाँ की जो डक्ट है इनकी पोजीशन के बारे में अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। पोजीशन के बारे में क्या मतलब ये है कि ये डक्ट निकलते तो हैं, जैसे ये पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड से जो डक्ट निकलेगी उसको बोलते हैं पैरोटिड डक्ट, ठीक है। इतनी बात कही, मतलब जो भी नाम है ग्लैंड के, उनसे जो डक्ट निकलेगी उनको बोलेंगे, उनको उसी नाम पे डक्ट बोलेंगे। मतलब कि जैसे पैरोटिड है तो पैरोटिड डक्ट हो जाएगी, पैरोटिड डक्ट, ठीक है। अगर सब मैंडिबुलर है तो सब मैंडिबुलर डक्ट हो जाएगी, यानी कि जिस ग्रंथि से जो डक्ट निकलेगी उसका नाम वही हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर कर लीजिए आप। अब दूसरी बात आती है कि इसकी पोजीशन कहाँ की मायने रखती है। इसकी पोजीशन उस जगह की मायने रखती है जहां पे ये खुलती है,
या अपना सिक्रीशन ले जाके जिस जगह पे गिराती है या जहाँ पे निकलता है इसका सिक्रीशन जहाँ से होता है, वो पोजीशन बहुत मायने रखती है और वो क्वेश्चन, उस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात करें पैरोटिड ग्लैंड के बारे में, तो पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है वो आगे चल के, ये हम देखिए पैरोटिड ग्लैंड मैंने बताया यहाँ पे होती है। पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है वो नीचे वाले जॉ में नहीं, ऊपर वाले जॉ में घूमती हुई, जो हमारे ऊपर की जो हार्ड बोन होती है ना, मैंने जो नॉस्ट्रल पढ़ाया था मैंने आपको वहां बताया था कि जो नेजल कैविटी होती है, तो नेजल कैविटी से सटी हुई एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर आता है। और जो हमारा ये लास्ट मोलर होता है, मैंने आपको टीथ भी पढ़ाया है, इंसाइजर, कैनाइन और प्री मोलर, मोलर, तो जो अपर जॉ का लास्ट मोलर होता है उसके जस्ट सामने ये ओपन होती है। ठीक, कौन सी ग्लैंड, कौन सी डक्ट, ये होती है पैरोटिड डक्ट। जो पैरोटिड डक्ट है वो अपर जॉ के लास्ट मोलर के सामने ओपन होती है। ये अगर राइट साइड की है तो राइट साइड के अपर जॉ के लास्ट मोलर के सामने ओपन होगी। अगर लेफ्ट साइड की पैरोटिड ग्लैंड है तो लेफ्ट साइड के अपर जॉ के लास्ट मोलर के सामने ओपन होगी। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब सेकंड नंबर पे आते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड के ऊपर। सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बारे में अगर बात करें तो इसकी जो डक्ट निकलेगी वो जा करके, या उसकी अगर पोजीशन की बात करें तो वो जा करके कहाँ खुलती है, जो हमारा इंसाइजर होता है या इंसीजर उसको बोल सकते हैं, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन में यूज करें, चाहे इंसाइजर बोलें चाहे इंसीजर बोलें। ठीक है, हिंदी में उसको कृंतक बोलते हैं शायद। ठीक है, कृंतक बोलते हैं, हाँ कृंतक बोलते हैं। तो जो हमारा कृंतक दांत होता है, जो इंसीजर दांत होता है, जो आगे वाले जो दो टीथ दिख रहे हैं आपको, ठीक है, आप जब अपनी जीभ को उठाएंगे ऐसे ऐसे करके उठाएंगे तो आपको एक पतला से स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं, मैंने बताया है जब मैं टंग पढ़ा तो वहां मैंने बताया, उसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम। तो फ्रेन्यूलम यहाँ पे लगा हुआ होता है, फ्रेन्यूलम के जस्ट आगे, इंसाइजर के जस्ट पीछे, यानी कि जो हमारा ये पहला जो टीथ है ना नीचे वाले जॉ में, सिर्फ जो पैरोटिड ग्लैंड होती है उसी की ओपनिंग ऊपर वाले जॉ में होती है, बाकी इन दोनों की ओपनिंग नीचे वाले जॉ में, क्योंकि ये नीचे वाले में ही पाए गए। अब यहां से थोड़ी ना डक्ट ऊपर जाएगी, ऊपर नहीं जाती, ये नीचे से ही ओपनिंग उसकी होती है। तो जो सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, इसकी जो डक्ट की ओपनिंग है, जहां पे ये फ्रेन्यूलम होता है, मैंने आपको फ्रेन्यूलम पढ़ाया था, फ्रेन्यूलम जीभ को रोके रहता है, उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है। फ्रेन्यूलम के जस्ट आगे, फ्रेन्यूलम के जरा सा आगे, बिल्कुल जस्ट उससे लगा हुआ, और इस ये जो टीथ है आपको यहाँ पे, ये आपको मान लीजिए इंसाइजर इसको बोल रहे हैं या इंसीजर बोल रहे हैं, तो इंसीजर से जस्ट पीछे, फ्रेन्यूलम से जस्ट आगे, यानी कि इन दोनों के बीच में इसकी ओपनिंग होती है। आप कहेंगे तो दो होती हैं, हाँ तो सिंपल सी बात है, जो राइट वाली है वो राइट साइड के फर्स्ट इंसीजर के सामने खुलेगी, जो लेफ्ट वाली है, जो लेफ्ट वाली सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, उसका जो डक्ट होगा वो लेफ्ट साइड के फर्स्ट इंसीजर के सामने खुलेगा। ऐसे करके हमारे जो यहाँ फ्रेन्यूलम है उसके बगल में दोनों साइड में यहाँ पे आके ओपन होती हैं। ठीक, अब आप आते हैं कि सब लिंगुअल ग्लैंड। अब चूंकि ये जीभ के नीचे ही है तो इसके लिए डक्ट कहाँ निकले, तो इसके लिए कई सारे छोटे छोटे जो हमारी जीभ जब उठाएंगे आप तो साइड में, अब उसे देख नहीं मिलेगा क्योंकि ये स्किन से ढका हुआ होता है, मतलब आप क्लियर नहीं हो, समझ में आएगा आपको। तो छोटे छोटे से ओपनिंग यहाँ पे होती है टंग के साइड में, मतलब अगर मान लीजिए टंग है तो टंग के इधर साइड में और इधर साइड में छोटी कई सारी ओपनिंग होती है, जहां से सबलिंगुअल ग्लैंड से जो लार सिक्रीट होता है या जो सलाइवा सिक्रीट होता है वो इन्हीं डक्ट के थ्रू बगल से ही सिक्रीट होता है। तो हमने यहां समझ लिया कि जो पैरोटिड ग्लैंड है उसके डक्ट की ओपनिंग लास्ट मोलर के सामने होती है, चाहे वो राइट साइड में हो, अगर राइट साइड की होगी तो राइट साइड के मोलर के सामने, अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड के मोलर के सामने। दूसरी है सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर की जो ओपनिंग होती है वो फर्स्ट इंसीजर के पहले, मतलब के अंदर, है ना, और फ्रेन्यूलम के जस्ट सामने। अगर हम बात करें तो फ्रेन्यूलम और फर्स्ट इंसीजर के बीचों बीच इसकी ओपनिंग होती है। अगर राइट साइड की है तो राइट साइड के फर्स्ट इंसीजर के सामने, अगर लेफ्ट साइड की है तो लेफ्ट साइड के फर्स्ट इंसीजर और फ्रेन्यूलम के बीच में होती है। अब बात करेंगे लिंगुअल के बारे में, सबलिंगुअल ग्लैंड के बारे में। तो सबलिंगुअल यानी कि ये जो टंग के नीचे ही है, तो टंग के नीचे इसको ओपनिंग के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, टंग के जस्ट बगल में ही कई सारी ओपनिंग होती है जहां से इसका सिक्रीशन होता रहता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलिए समझते हैं कि ये ग्लैंड किस तरह से अंदर से किस तरह से दिखती है। ठीक है, देखते हैं।
जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो सलाइवरी ग्लैंड का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। ये छोटी छोटी आपको जो गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेल्स है, सेल्स से बना होता है कोई भी स्ट्रक्चर। सेल्स के बाद यहाँ पे पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, इसको बेसिकली बोलते हैं डक्टाइल। इसको क्या बोलते हैं? डक्टाइल। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे जो ये सेल और डक्टाइल से मिलके बना है इसको बोलते हैं लोव्यूल। क्या बोलते हैं इसको? लोव्यूल। इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं लोव्यूल। अगर हम एक सेल के बारे में बात करें, जो ये गोल से आपको एक सेल दिखाई दे रही है, मतलब कई सारी सेल से बनके बना होता है, गुच्छे जैसी आकृति होती है। आपने देखा होगा अंगूर का गुच्छा, आपने देखा ही होगा। तो अंगूर के गुच्छे जैसी आकृति होती है, उसमें आपने जो पतली पतली डंडियां होती हैं, उसकी जो डंठल होती है, ठीक ना, उसको बेसिकली डक्टाइल बोलेंगे। जो पूरा कंप्लीट गुच्छा होता है उसको बोलते हैं लोव्यूल। और अगर एक अंगूर जैसे सेल की बात करें, गोल गोल से इसके सेल्स होती हैं राउंडेड, ठीक है, उसको बोलते हैं एसिनी सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? एसिनी सेल्स। अगर एसिनी सेल के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। जब मैं सेल्स पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा अच्छे से इसको, फिलहाल के लिए इतना बता दूं आपको, एसिनी सेल्स। ठीक है, एक एसिनी सेल कुछ इस तरह की दिखाई देती है। अब हम समझते हैं कि ये जो लार होता है या जो ये सलाइवा होता है ये किन चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है या इनका कंपोजिशन क्या होता है। चलिए देखते हैं। अगर बात करें इसके कंपोजिशन के बारे में या इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलके बनी हुई होती हैं, जो इसमें वाटर होता है, देखिए क्योंकि ये वाटरी सब्सटेंस होता है या फिर इसको ये लिक्विड सब्सटेंस होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है वाटर का, वो होता है 98%। बाकी बचा 2%, उसमें 2% में म्यूकस, सलाइवरी एमाइलेज और लाइपेज आते हैं। अगर हम सलाइवरी एमाइलेज को एक और नाम से यहां लिखते हैं टाइलिन। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टाइलिन क्या होता है, टाइलिन किस में उपस्थित होता है। तो लार में जो सलाइवा होता है उसमें टाइलिन उपस्थित होता है। बेसिकली सलाइवरी एमाइलेज को ही टाइलिन के फॉर्म में कह सकते हैं। तो इतना हमने समझ लिया कि जो सलाइवा होता है उसमें 98% वाटर होता है, बाकी के 2% में म्यूकस, सलाइवरी एमाइलेज और लाइपेज एंजाइम उपस्थित होता है। बात करें अगर इसके पीएच की, तो इसका पीएच लेवल की बात करें तो इसका पीएच लेवल स्लाइटली 7.4 के लगभग होता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें ऊपर नीचे नहीं हो सकता। ठीक है, ये एसिडिक या बेसिक नहीं हो सकता है, ये पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ स्पेशल फैक्टर्स भी इसमें उपस्थित होते हैं जो इन्फेक्शन से हमारे मुंह को बचाते हैं, उसे हम देख लेते हैं। आइए समझते हैं। मैंने बताया कि इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो हमारे शरीर को या हमारे मुंह को इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो वो होते हैं लाइसोजाइम, सलाइवरी लैक्टोप्रोक्साइडेज और लैक्टोफ्रीन, है ना। आप थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, बस आप इसे नोट कर लीजिए। मैं साइड में हो जा रहा हूँ, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो जो पहला एंजाइम होता है वो होता है लाइसोजाइम, सलाइवरी लैक्टोप्रोक्साइडेज, और होता है लैक्टोफेरिन, और साथ ही साथ होता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये 4-5 चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सलाइवा में उपस्थित होती हैं, जो हमारे मुंह को इन्फेक्शन होने से रोकती है। यानी कि जो भी बैक्टीरियाज वगैरह आते हैं, जो अनवांटेड बैक्टीरिया आ जाते हैं, उनको काफ़ी हद तक किल करने का काम करती हैं। ठीक, तो इसका पीएच हमने समझ लिया। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका बेसिक काम क्या होता है। सलाइवा का अगर बेसिक काम, मैंने पहले ही बताया था आपको कि सलाइवा का बेसिक काम जो होता है वो होता है हमारे मुंह को गीला रखना या मॉइस्ट रखना, ताकि हम जब खाना खाएं तो वो ईजिली अंदर जा सके। साथ ही साथ इसका दूसरा काम होता है हमारे मुंह में जो इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, या इन्फेक्शन मान लीजिए कहीं कट गया आपके, या कभी कभी छाला वगैरह पड़ जाता है ना, तो छाला किसी अनवांटेड बैक्टीरिया के वजह से या इस वजह से भी पड़ जाता है, तो उसको ख़त्म करने का काम ये कुछ एंजाइम करते हैं, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। और थोड़ा बहुत डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। मैंने बताया एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है ना। तो ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो कुछ हद तक डाइजेशन का भी काम करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम जब खाना खाते हैं तो हमें हिचकी क्यों आती है ना। हिचकी आती है ना हमें। तो देखिए 2 रीज़न हो सकते हैं। एक तो जब आप खाना जल्दी खा रहे होते हैं, देखिए जब आप नॉर्मल खाना खाते हैं, ठीक, तो आपको हिचकी नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि सलाइवा आराम से सिक्रीट होता जाता है।
लेकिन जब आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो सलाइवा का अमाउंट कम हो जाता है और खाना ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे इसोफेगस में या जो हमारी फूड पाइप को वहाँ फंसने लगता है, उस वजह से हमें हिचकी आ सकती है। खाना कहते हैं ना, खाना आटा का जल्दी मुझे पानी दो, तो पानी जो पीते हैं तो हम इसलिए पीते हैं ताकि जो मॉइस्चर है वो बढ़ सके और ताकि वो खाना स्लिप होकर अंदर जा सके। ठीक, तो इसलिए भी काम करता है सलाइवा, ताकि खाने को अच्छे से खाने में मिक्स हो जाए, उसको थोड़ा सा स्लिपरी बना दे, इसको थोड़ा सा और ज़्यादा वाटरी बना दे, ताकि खाना आराम से हम स्वेलो कर पाएँ या निगल पाएँ। ठीक, अब यहाँ एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है अक्सर ही, मैं इसे मिटा दूँ, जो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ कंपटीशन के एग्जाम्स में, पीएच लेवल आपने लिख लिया है। वो क्वेश्चन ये है कि सलाइवा हमारे शरीर में एक दिन में कितना सिक्रीट होता है, या हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो कितना सलाइवा एक दिन में सिक्रीट करती हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो वो होता है 1500 ml। ठीक है, 1500 ml, अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो आपको पता है 1000 ml में 1 लीटर होता है, तो 1.5 लीटर। ठीक है, 1.5 लीटर सलाइवा हमारे मुंह में एक दिन के अंदर में 24 घंटे के अंदर सिक्रीट होता है। ऐसा नहीं कि एक बार में ही होता है, आप प्रॉपर सिक्रीट होता रहता है ताकि आपका मुंह जो है आराम से गीला हो सके, वो शरीर के अंदर जाता रहता है। ठीक है, तो सलाइवा कितना सिक्रीट होता है? 1.5 लीटर या 1500 ml या 1500 ml सलाइवा सिक्रीट होता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन छोटा सा बनता है कि कौन सी ग्रंथि, मैंने बताया आपको 3 ग्रंथियां होती हैं, एक होती है पैरोटिड होती है, और दूसरी होती है सब मैंडिबुलर होती है, तीसरी कौन सी होती है? सब लिंगुअल। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है और सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, ये दोनों ग्लैंड मिल करके पूरे सलाइवा का, यानी कि 1500 ml सलाइवा का 70 to 80% सलाइवा यही दो ग्लैंड सिक्रीट करती हैं, चाहे वो पैरोटिड हो, मैं यहां लिख दूं, प्लस सब मैंडिबुलर। ठीक, देखिए सब पैरोटिड और सब मैंडिबुलर दोनों ग्रंथियां या दोनों ग्लैंड्स मिल करके पूरे सलाइवा का 70 to 80% सलाइवा सिक्रीट करती हैं। बाकी का जो 20% है वो कौन सिक्रीट करता है? सबलिंगुअल। ठीक है, इसको अभी नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली हमें समझ लिया कि सलाइवरी ग्लैंड किस तरह से काम करती है, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, एसिडिंग क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली। तो इस तरह से हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड का टॉपिक है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और अब अगले लेक्चर में हम लीवर के बारे में बात करेंगे, या जो भी आने वाले जितनी भी ग्लैंड्स हमारे शरीर में जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं, उन सभी ग्लैंड के बारे में समझेंगे और ओवरऑल हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।